हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने देखा हमारे चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में कि किस तरीके से कोलोनाइजेशन जब इंडिया में आया प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में भी गया, लाइक अफ्रीका हमने देखा किस तरीके से पूरा का पूरा अफ्रीका एक स्लेव ट्रेड का हिस्सा बन गया। फिर हमने देखा कि इंटेंडर्ड लेबर किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भेजे जाते थे, जिससे कि प्लांटेशन हो गया, माइनिंग हो गई या कोई भी तरीके की एक्टिविटी जहाँ पर चीप लेबर के थ्रू बहुत ज़्यादा काम हो सकता था, जिससे कि जो वर्ल्ड है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट हो रहा था। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम आज का ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो इंडियन एंटरप्रेनर्स थे उन्होंने अब्रॉड में अपना जो यू कैन से अपनी किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अब अगर हम मेनली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसी तरीके से डिमांड भी बढ़ रही थी। डिमांड बढ़ रही थी तो प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे थे, उसकी नीड्स बढ़ रही थी, उसकी वांट्स बढ़ रहे थे। तो जितने भी अदर क्रॉप्स थे, जो भी क्रॉप्स हैं जो हमें ईजिली अवेलेबल होने चाहिए होते, जो हमें ईजिली चाहिए टू इनहेरिट, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा था, इसकी डिमांड बढ़ रही थी। अब ये इसको सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल, मतलब पैसा हमें चाहिए था। मैनी इंडियन ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स लाइक शिकारपुरी श्रॉफ्स एंड Nattukotai Kshatriyas financed export agriculture in Central and Southeast Asia, using either their own funds of those borrowed from the European banks। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो नॉलेज चाहिए थी, वो लोगों के पास उतनी नहीं थी। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उस टाइम पे हुए, लाइक जो शिखापुरीज थे, जो नाटुकोटरीज थे, उन्होंने क्या किया, जितना भी फंड था वो बाहर से लेना स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर इंडिया में, जिससे कि इंडिया जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए। They had a sophisticated system to transfer money over large distances and even developed indigenous forms of corporate organization. Indian traders and money lenders also followed European colonizers into the Africa। मतलब अब उन्होंने ये तो सोच लिया था कि हमें इनके साथ ही काम करना है, तो थिंकिंग भी उस तरीके की रख ली। तो जैसे जैसे यूरोपियन अपने काम करते थे, अपने काम करने का तरीका ढूंढते थे, वैसे ही यहाँ पर इंडियंस ने भी उस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी देखा और डिफरेंट तरीके से काम करना यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया। इंडियन ट्रेड, कोलोनाइज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, किस तरीके से ये इंटर रिलेटेड हुआ। विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन कॉटन मैन्युफैक्चर बिगैन टू एक्सपैंड। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो जो ब्रिटेन कॉटन था, ठीक है, ब्रिटिश का जो कॉटन था मैन्युफैक्चरिंग का, वो धीरे से एक्सपैंड होने लग गया। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि जितना भी कॉटन हम बाहर से ला रहे हैं वो हमें नहीं लाना है, हमें जो कुछ भी करना है हमें हमारी कंट्री में ही ये चीज़ें पॉसिबल करानी है। ये यहाँ के इंडस्ट्रियलाइज जो भी थे, जितने भी थे, बड़े बड़े थे, छोटे छोटे थे, सब ने ये एक मोटो अपना बना लिया कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो हम यहीं से देंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर लोग क्या करने लगे, प्रेशर डालने लग गए। टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन क्लॉथ इंपोर्ट्स इनटू द ब्रिटेन। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ द इंडियन कॉटन बिगैन टू डिक्लाइन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई तो इनफ्लो ऑफ द कॉटन है जो ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, fine Indian cotton began to decline. From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas market for their clothes। मतलब अब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रिजिड नहीं थे, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को भी देख रहे थे कि यहाँ से हमें क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, क्या कौन से प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं, जिससे कि हम हमारा ट्रेड को फ्लरिश करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में।
Excluded from the British market by tariff barriers, Indian textiles now faced stiff competition in other international market. If we look at the figures of export from India, we see a steady decline of the share of cotton textiles from some 30% around 1800 to 15% by 1815. मतलब इतना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ कि पूरा का पूरा हाफ हो गया. जहाँ पर 30% पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा था, वहाँ और उससे आधा होके 15% पे वो चला गया. By the 1870 this proportion had dropped to below 3%. मतलब इतना ज़्यादा डिक्लाइनेशन हुआ कि इस 1870 तक आते आते पूरा का पूरा जो प्रपोर्शन था वो धीरे से सिर्फ और सिर्फ हार्डली 2 और 3% रह गया था. While exports of manufacturers declined rapidly, export of raw materials increased equally fast. जहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट का डिक्लाइनेशन हो रहा था, वहीं पर ही जो रॉ मटेरियल से वो सबसे ज़्यादा क्या हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं वी कैन सी कि जो बैलेंसिंग है वो धीरे से पॉसिबल हो सकती थी. बिटवीन 1812 एंड 71 द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स रोज फ्रॉम 5% टू 35%. फिर धीरे से अब क्या हुआ, जो रॉ कॉटन था, अब ब्रिटेन ने क्या कर दिया था कि जितना भी रॉ मटेरियल है सिर्फ और सिर्फ इंडिया से वही एक्सपोर्ट होगा, कोई भी एंड प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा. तो इससे क्या हुआ, डिक्लाइनेशन हुआ. हर तरीके का जो एंड प्रोडक्ट्स इंडिया से बन रहा था. लेकिन जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें रखी थी कि रॉ कॉटन या रॉ मटेरियल जिस किसी का भी होगा, क्योंकि उस समय पे सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था, कॉटन ही सबसे ज़्यादा था, तो रॉ कॉटन आप कहीं पे भी एक्सपोर्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसी से क्या हुआ, जो रॉ कॉटन का जो बिजनेस था वो बढ़ गया और एंड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास एक्चुअली में जो प्रोडक्ट होते थे उसका बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुका था. ठीक है. Indigo used for dyeing cloth was another important export for many decades. As we all know कि जो इंडिगो रहा है पूरा का पूरा, उसने इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा क्या दिया है, रेवेन्यू जनरेट कराया है. तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिगो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट था अगर हम एक्सपोर्ट के कंडीशन से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. Opium shipments to China grew rapidly from the 1820s to become for a while India's single largest export. ओपियम इंडिया में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया से ही ओपियम जाता है. तो चाइना में पूरा का पूरा ओपियम कहाँ जाता है, इंडिया से पूरा का पूरा ओपियम चाइना में जाता था. तो 1820 की टाइम की अगर हम बात करें, इट वॉज द ओनली सिंगल इंडस्ट्री या ओनली सिंगल प्रोडक्ट जिसने इंडिया से लार्जेस्ट एक्सपोर्ट दिया है चाइना में. ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना. अब ब्रिटेन यहाँ पे क्या करता था कि ओपियम यहाँ उगाता था और एक्सपोर्ट कहाँ कराता था, चाइना में. तो यहाँ से भी वो पैसे ले रहा है. ऑन द अदर हैंड वो चाइना से टी और कॉफ़ी मंगवाता था. विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल इट फाइनेंस्ड इट्स टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम द चाइना. यहाँ से जो पैसा वहाँ जा रहा है या यहाँ से जो भी चीज़ें वो वहाँ जा रही है, उसके बदले में वो क्या करता था, टी या अदर प्लांटेशन जितने भी होते थे उसको वो इम्पोर्ट कराता था इंडिया में. ठीक है. Over the 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food, grain and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased. But the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from the India. नाउ अब जो वार टाइम का सिचुएशन रहा, ये कौन से वार की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वार 1 की. दैट वाज 1914 टू 1918 का जो टाइम रहा है, वो एक तरीके से इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया. बट सफ़र के साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट भी देखा गया इंडिया में, क्योंकि जब वर्ल्ड वार 1 हो रहा था तो जितने भी सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स थे वो एक साथ हो गए थे, लड़ रहे थे. तो यहाँ पर इंडिया ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा. जो चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट होकर यहाँ आती थी और हमें बहुत ज़्यादा दामों में ख़रीदनी पड़ती थी, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल वर नॉट एबल टू लिव देयर लाइफ फुल्ली वॉट एवर तरीके से वो चाहते थे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एज अपॉर्चुनिटी जब उन्होंने देखी तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होने लग गई. जहाँ पर पूरा का पूरा मैनचेस्टर इंडिया में रूल कर रहा था, अब यहाँ पर मैनचेस्टर को कहीं भी कोई नहीं देखता था. इंस्टेड अब लोग क्या कर रहे थे, स्वदेशी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे. ठीक है. द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज अ वार लाइक नो अदर बिफोर. ठीक है. ऐसा वार रहा है जो आज की डेट में कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा वार था जिसने इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली सारी चीज़ों को हिला के रख दिया.
क्यों? लोगों के मन में ये थिंकिंग डाली कि नेशनलिज्म भी होता है, लोगों के मन में ये चीज़ें डाली कि येस वी कैन ऑल्सो लिव आवर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। तो ये एक ऐसा वार था जो हर तरीके से लोगों की लाइफ्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के गया। The fighting involved the world's leading industrial nations, which now harnessed the vast powers of modern industry to inflict the great possible destruction on their enemies. This war was thus the first modern industrial war also. पहला modern industrial war भी रहा है जहाँ पे full arms and ammunitions का use हुआ था, और इसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी। पूरा का पूरा जो मार्केट था वो फुल किस पे चला गया था? स्टील और आयरन के उस पे, क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनेशंस तो वहीं से हमको सारी चीज़ें मिलेंगी। इट सॉ द यूज़ ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा ऑन अ मैसिव स्केल। देयर वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world. अब यहाँ पर क्या हो रहा था? जब वार स्टार्ट हुआ था तो बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे। ऑन दी अदर हैंड पीछे जो वुमेंस थी वो सारा काम को क्या कर रही थी? टेक ओवर कर रही थी, बिकॉज दे हैव टू लुक अराउंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो एज वेल एज देयर लिविंग ऑल्सो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई। फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड से, मतलब जो लोग चाहते थे वो तो जा ही रहे थे वार में, लेकिन जो लोग नहीं भी चाहते थे वो लोग भी इस वार का हिस्सा ज़बरदस्ती बनाए जाते थे। तो फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था तो यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही थी? एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ रहे थे क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था। कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था तो लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो एक क्रीमी लेयर होती थी उस टाइम पर, जो एलाइट्स, जो मोनार्क्स थे, जो फर्स्ट सेकेंड एस्टेट के लोग थे, उनके लिए तो कोई भी चीज़ें नहीं बदली। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफ़रर्स इस वार में रहे हैं वो थर्ड एस्टेट के पीपल रहे हैं, लाइक द पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, जितने भी ये सारे लोग थे इस कैटेगरी के लोग थे जो अपनी अर्निंग से ही अपनी लाइवलीहुड जीते थे, सबसे ज़्यादा सफ़रर्स वो इस वार में रहे हैं। द स्केल ऑफ दैट एंड डिस्ट्रक्शन किस तरीके से रहा? जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कैसा हुआ? 9 मिलियन पीपल डेड एंड 20 मिलियन पीपल इंजर्ड was unthinkable before the industrial age without the use of industrial arms. ठीक है, मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। अब जो वर्किंग क्लास का जो पूरा ग्रुप था, जो अब वार के लिए जाएंगे तो वही लोग जाएंगे, ना कोई बुढ़े जा सकते हैं, ना कोई ओल्ड एज पीपल जा सकते हैं, ना कोई वुमेन जा सकती है और ना कोई बच्चे जा सकते हैं। तो ये जो क्रीमी लेयर बच रही है, जो वर्किंग एज क्लास की बच रही है, सिर्फ वही लोग ही गए होंगे। तो जब ये वाली पूरी लेयर ही हट गई तो बच्चों को तो भी बहुत टाइम है बड़ा होने में, और ओल्ड एज जो पीपल है उनका तो कब क्या भरोसा, आज गए कल गए, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा जो ये लेयर गई है वो ये वाली गई है। तो वर्किंग एज गई। अब ये वर्किंग एज वाले पीपल, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हों, जब ये लेयर ही हट गई तो क्या करेगा इंसान? क्या रहेगा उसके पास? कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे दीज डेथ्स एंड इंजरी रिड्यूस द एबल बॉडी वर्क फोर्स इन यूरोप। तो जितने भी एबल बॉडीड पीपल थे उनकी वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो वर्क फोर्स है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन भी हो गया, या पूरी तरीके से यू कैन से ऑलरेडी वैनिश्ड, क्योंकि जब पीपल ही नहीं थे तो कहाँ की वर्क फोर्स रहेगी, कहाँ के कोइन रहेंगे। विथ फ्यूअर नंबर्स विद इन द फैमिली, हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइंड आफ्टर द वार। During the war, industries were restructured to produce war-related goods only. जहाँ पर एक टाइम पे सारी इंडस्ट्री सेट हो रही थी, वेदर इट इज स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, थ्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बैग एक साइड रख के अब सिर्फ और सिर्फ पूरी इंडस्ट्रीज किस पे फोकस कर रही थी? ओनली द वार रिलेटेड गुड्स। ठीक है, एंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वार एज मेन वेंट टू बैटल, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. Obviously, if यहाँ पर अगर मैन अपने पीछे अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है तो वहाँ पर उसके पास कौन नहीं है? वो मैन नहीं है। Those who used to get the earning, who used to do the earning and who used to do what the all the livelihoods उनकी वो चलाता था। लेकिन if the man is only not there in the house, तो यहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी? वुमेन्स जहाँ जो अलाउड नहीं थी कुछ भी करने के लिए, अब उन्होंने अपने आप को आगे किया कि भाई तुम तो चले जाओगे, पीछे हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, तो अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? आप तो चले गए वार में।
तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ men were allowed to do all kinds of work, here women has taken that thing under them. The war led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic powers, which were now fighting for each other to pay for them. ठीक है, सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक. तो ब्रिटेन यहाँ पे क्या करता है, इतने सारे अमाउंट को क्या करता है, बोरो करता है यूएस की बैंक से और यूएस की पब्लिक से भी. ठीक है, thus the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. जहाँ वो सबसे पैसे के लिए हो रहा था, अब वो सबको पैसे दे रहा था. ठीक है, पोस्ट वार रिकवरी किस तरीके की रही. पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफ़िकल्ट. क्यों डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम पहले ही अभी देख चुके हैं कि किस तरीके से हर जगह पैसों के लिए मारामारी हो रही थी, हर जगह लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही थी. लेकिन यहाँ पर जब वॉर हुआ तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट एक तरफ रह गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही चल रही थी. तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी डिस्ट्रक्टिव ओनली. ठीक है, Britain, which was the world's leading economy in the pre-war period, in particular, faced a prolonged crisis. किस तरीके के crisis, जब पैसे वो दे रहा था तो वो दे ही जा रहा था, दिए ही जा रहा था, लेकिन जब वहाँ से लेने की बारी आई पैसों की तो nobody was there to give the money. तो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन का क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यूएस पूरी की पूरी तरीके से क्या बन गया, एक ट्रैप में फंस गया. क्योंकि यहाँ पर उसने पैसे दिए थे तो जब पैसे लेने गया तो पैसे ही नहीं है लोगों के पास. जिन लोगों से लिया कहीं वो बोलो तो वो तो वार में ही ख़त्म हो गए. तो नाउ अब ब्रिटेन के साथ क्या सिचुएशन रही, जिसकी सिचुएशन के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को सहन किया. While Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. पूरा का पूरा जो ब्रिटेन था जब वो वार में बिजी था तो इंडिया ने इसको एज अपॉर्चुनिटी देखा और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेट होने लग गई. तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ सेट होने लग गई, ईदर इन द इंडिया और इन जापान. After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. जहाँ पर जब इनका फोकस एक तरफ से गया तो लोगों ने जब देखा कि हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं तो उसके बाद लोग जो डोमिनेंस हुआ करता था ब्रिटेन का ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो धीरे से पूरी तरीके से खसक गया और यहाँ पर वो compete तो क्या खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा in the international market. Moreover, to finance war expenditures, Britain had borrowed liberally from the US. ठीक है, this meant that the end of the war, Britain was burdened with huge external debt. यूएस से इतना ज़्यादा पैसा लेने के बाद अब यूएस तो बोलेगा ही कि भाई पैसा तो वापस करो. अब ब्रिटेन के पास तो पैसा ही नहीं, कहाँ से लाएगा, सारा का सारा पैसा तो उसने वार में लगा दिया. जितने भी लोग थे जो वर्किंग एज पीपल थे सारे के सारे उसने वार में भगा दिए. तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा ब्रिटेन के पास. अब वहाँ पर एक तरफ पैसा बहुत सारा देना है, लोग भी नहीं हैं, कोई काम भी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी वहाँ अब वो कुछ भी नहीं बची है. This meant when the war boom ended, production contracted and unemployment increased. Obvious सी बात है, काम तो लोगों के पास था, सब चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन जब वार में घुसा तो पूरी की इकोनॉमी तबाह हो गई. जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट, खाना नहीं मिलेगा, पावर्टी होगी, हर वो चीज़ होगी उस कंट्री में जो कि वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपेक्ट करता था कि होती थी. At the same time, the government reduced bloated war expenditure to bring them into the line with peacetime revenues. These developments led to huge job losses. In 1921, 1 in every 5 British workers was out of the work. Many agricultural economies were also in crisis. Before the war, यानी वार से पहले की जो ईस्टर्न यूरोप was a major supplier of wheat in the world market. मतलब एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में वीट का जो होल मार्केट कैप्चर करके रखा था वो अकेला ईस्टर्न यूरोप ने करके रखा था. तो सोचो जब पूरा का पूरा यही तबाह हो गया तो क्या इकोनॉमी, क्या लोग बचे होंगे और क्या कैसी सिचुएशन रही होगी.
When its supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically. Obviously जहाँ पर एक चीज़ जब धीरे से डाउन हो रही है तो दूसरे लोग तो इसी तरीके में रहते हैं, इसी नज़र में रहते हैं कि कब हम जाके उसको ओवरकम कर ले। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ? कनाडा ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने धीरे से ये सारे प्रोडक्शन को एक्सपैंडेड कर लिया, ठीक है। But once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output. Grain prices fell, rural incomes declined and the farmers fell deeper into the debt. और ये कहाँ की situation है? यूरोप की. Now, how the rise of mass production and consumption began. अब यूएस की इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन दी अर्ली 1920s, ठीक है। अर्ली 1920s में जो यूएस ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि एक तरफ पूरा का पूरा यूरोप तो ढल गया था, तबाह हो गया था, तो बचा कौन सी कंट्री थी? यूएस ही बचा था, जिससे कि वो पूरा का पूरा इकोनॉमी को अब वो अपने अंडर ले रहा था, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920 वॉज द मास प्रोडक्शन। इस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो स्टीम इंजन हो जो हमने देखा है, रेफ्रिजरेटर्स, कार्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो धीरे से अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन द 1920s इट बिकेम अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस। A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer जो था हेनरी फोर्ड। फोर्ड की गाड़ियाँ हमने सुनी होंगी, फोर्ड फिएस्टा हो गई या कोई सी भी गाड़ी हो गई, तो सबसे पहली जो गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो थी बाय द सर हेनरी फोर्ड, ठीक है। He adapted the assembly line of a Chicago slaughterhouse to his new car plant in the Detroit. He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing the vehicles. तो यहाँ पे किसकी स्टार्टिंग हुई? व्हीकल्स बनाने की, और ये व्हीकल कौन सा था? कार था। सबसे पहली जो व्हीकल इंट्रोड्यूस्ड हुई थी वो थी कार, विच वॉज मेड बाय हेनरी फोर्ड, ठीक है। The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एक असेंबली लाइन के थ्रू वर्कर्स को ट्रेन किया कि तरह तरह के जो पार्ट्स होंगे वो एक ही बार में एक ही जगह पर एक जितनी भी कार्ड्स हैं उसकी लाइंस में लगाना है, ठीक है। Standing in front of a conveyor belt, no worker could be afford to delay the motion. क्योंकि मशीन चल रही है, अब मशीन चल रही है तो वो अकॉर्डिंगली ही चलेगी, तो वर्कर्स के हाथ भी उसी के हिसाब से चलने चाहिए। एक भी हाथ इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा काम यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो they were not allowed to take a break or even have a friendly word with a wordmate, ठीक है। As a result, Henry Ford cars came off the assembly line at 3-minute intervals, a speed much faster than that achieved by previous methods. मतलब पहले भी कुछ methods के थ्रू कार्स बनाई गई, लेकिन हेनरी फोर्ड का जो ये असेंबली लाइन का मेथड है वो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या हुआ? पसंद आया, जिसकी वजह से जो कार का एक असेंबल होता है पूरा, वो पूरे के पूरे 3 मिनट के इंटरवल में पूरी की पूरी कार उस समय पे असेंबल हो जाया करती थी। The T model was the world's first mass-produced car. At first, workers at the Ford factory were unable to cope up with the stress of working on assembly lines in which they could not control the pace of work. तो शुरू में लोगों के साथ क्या होता था कि वो उन चीज़ों को नहीं कर पाते थे, क्योंकि नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है। जब नया मेथड इंट्रोड्यूस होगा तो लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्या है वो मेंटली स्ट्रेस हो जाते थे कि भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन हम ये कैसे करेंगे। तो लोगों के अंदर थोड़ा सा क्या हो गया? डिससेटिस्फेक्शन आने लग गया इन सारी चीज़ों को लेके। सो यहाँ पर वो क्या करने लग गए? दे स्टार्टेड क्विटिंग इन लार्ज नंबर। इन डेस्पिरेशन फोर्ड डबल्ड द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। अब यहाँ पर क्या होता है ये देखने लग गए जब हेनरी फोर्ड की वर्कर्स छोड़ के भाग रहे हैं, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है, वेजेस बहुत कम है, एंड मोर ओवर हमको इतना स्ट्रेस लेना होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या करना है। अगर हमारे हाथ रुक गए तो भाई यहाँ तो कार की असेंबली कहीं ना कहीं असेंबल कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो
लोगों के अंदर ये डिससेटिस्फैक्शन आने लगा, तो धीरे से क्या होने लगा, बहुत सारे वर्कर्स छोड़ के जाने लगे। अब मेनली यहाँ पर क्या होता है, कहीं पे भी हो जो वर्कर्स या कहीं का भी सेटिस्फैक्शन होता है इज़ दी मनी। तो मनी यहाँ पर हेनरी फोर्ड ने ये चीज़ें देख ली कि भाई ये काम तभी करेंगे जब इनको पैसा मैं डबल दूंगा। तो इन्होंने वेजेस बढ़ा के पूरे के पूरे $5 कर लिए उस समय के, किस समय के, 1914 के टाइम के। तो इन्होंने वेजेस क्या कर दिए, डबल कर दिए। अब लोग क्या करने लग गए, एट द सेम टाइम ही बैंड ट्रेड यूनियंस फ्रॉम द ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट, और जितने भी ट्रेड यूनियंस बनाए गए थे उनके प्लांट में वो सारे के सारों को बैन कर दिया, क्योंकि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं अपने ही काम कराऊंगा अपने तरीके से। तो सारी की सारी ट्रेड यूनियन उन्होंने बैन कर दी और लोगों ने क्या कर दिया, फिर वापस से रीजॉइन करना स्टार्ट कर लिया। Fordist industrial practices soon spread in the US. They were also widely copied in Europe in the 1920s. Thanks to higher wages, more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars. तो उस समय पे पैसे ज़्यादा दो, काम करा लो, लोगों को पसंद आता था। तो भाई वेजेस से ये लोग क्या होते थे, मोटिवेटेड होते थे। तो धीरे धीरे ये यूरोप में भी स्प्रेड होने लग गया 1920s तक आते आते। अब उस समय का सिनेरियो ऐसा हो गया था कि वेजेस इतने ज़्यादा थे तो लोग हर कोई चीज़ को अफोर्ड कर सकते थे, सच एज दी कार्स। ठीक है, car production in the US rose from 2 million in 1919 to more than 5 million in 1929। 10 साल के गैप में सीधे 2 मिलियन से 5 मिलियन तक वो क्या हो गया, रोज हो गया। Similarly, there was a spurt in the purchase of refrigerators, और दूसरे मशीन्स भी आए जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पर अब उसकी भी डिमांड बढ़ने लग गई, लाइक दी रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ग्रामोफोन प्लेयर्स एंड ऑल थ्रू अ सिस्टम ऑफ हायर परचेज। ठीक है, large investment in housing and household goods seem to create a cycle of higher employment and incomes, rising consumption demand, more investment and yet more employments and income। धीरे धीरे अब जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी कि क्या होने लग गया था, लार्जर इनकम्स तो लार्जर कंजम्पशन, लार्जर डिमांड्स, लार्जर नीड्स। ठीक है, ये होने लग गया। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग गया और इनकम भी रेज होने लग गई। In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. US imports and capital exports also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. At this, however, proved good to last. By 1929, हमें पता है 1929 में क्या हुआ था, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हो गई थी। The world would be plunged into a depression such as it had never experienced before। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन क्या था, जो ऐसा एक डिप्रेशन आया जो यूरोप के साथ साथ यूएस के साथ साथ पूरी के पूरे वर्ल्ड को भी ले डूबा। The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid 1930s। इस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में भी, बी इट अ 1 year ओनली, लेकिन ये स्पैन ऑफ 1 year ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा किए। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स थे? अब पहला, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। दिस वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन खूब ज़्यादा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर उसके जो प्राइसेस थे उसके क्या होने लग गए, फेल होने लग गए, क्योंकि ऑलरेडी अब दूसरी कंट्रीज़ भी क्या कर रही थी, यहाँ पर एग्रीकल्चर की डिमांड्स को मीट कर रही थी। इन द मिड 19s मैनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। तो अब जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने यूएस से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, with the fall in prices and the prospect of the depression, US banks has also slashed domestic lending and called back the loans। तो भाई जितने भी यूएस की कंट्री ने जितने भी बैंक्स को लोन दिया था वो अपने लोन्स वापस लेने लगा था, क्योंकि पैसे ही नहीं हो रहे थे, कंजम्पशन हो रहा है, हर वो चीज़ हो रही है, लेकिन लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सारे जो बैंक से लोन दिए हुए थे वो सारे के सारे इन्होंने वापस ले लिए। Faced with falling incomes, many households
households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their homes, cars and other consumer durables. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब बैंक्स ने लोन वापस ले लिए हैं तो अब उनसे भी लोन लिया जाएगा जिन्होंने लोन दिया हुआ है, तो जितने भी लोग थे वो उस लोन को पे नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, उनको एक टाइम पे जो भी उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था, घर बना लिया, कार बना ली, घर में सारे एसेंशियल आइटम्स रख ली, वो सारे के सारे उनको सेल आउट करने पड़े. अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड. ठीक है, unable to recover investment, collect loans and repay depositors, thousands of banks went bankrupt and were forced to close. The number of phenomenal by 1933 over 4,000 banks had been closed, and by between 1929 and 32 about 1,10,000 companies had collapsed. 1935 तक आते आते a modest economic recovery was under in way in most of the industry countries. But the Great Depression's wider effects on society, politics and international relations and on people's mind proved more enduring. किस तरीके से? अब इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन का क्या रिजल्ट रहा? द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड द इंडियन ट्रेड एज वेल. इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे और इम्पोर्ट्स थे नियरली हाफ्ड बिटवीन 28 to 34. इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइजेस इन इंडिया ऑल्सो ड्रॉप. जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हुआ तो उसका असर तो दूसरी कंट्रीज़ में भी देखा जाएगा, तो इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द सफरर्स. जहाँ पर पूरा का पूरा जब इंटरनेशनल प्राइस क्रैश हुआ तो इंडिया के भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पूरी की पूरी तरीके से हाफ हो गए और प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई. बिटवीन 28 and 34 वीट प्राइजेस इन इंडिया फेल बाय 50%. Though agricultural prices fell sharply, the colonial government refused to reduce the revenue demands. Peasant producing for the world market were the worst hit. क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा था, वो वर्ल्ड के मार्केट के लिए प्रोड्यूस हो रहे थे, तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई, HYV हो गई, हर इस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चरली पूरी कंट्री क्या हो गई थी, प्रॉस्पर हो गई थी. तो जहाँ पर देखा जब वहाँ पर यूएस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इंडिया में इफेक्ट कैसा पड़ा? द वर्स्ट सफरर्स या जो वर्स्ट हिटर्स कौन थे? दी पीजेंट्स. Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their savings, mortgaged lands, and sold whatever jewelry and precious material they have just to survive. ठीक है? In these depression years, India became an exporter of precious metals, notably gold. तो यहाँ पर अब क्या होने लग गया? धीरे से यहाँ पर भले ही डिप्रेशन आया हो, लेकिन इसमें इंडिया जो है प्रीशियस मेटल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था, स्पेशली अगर हम गोल्ड की बात करें. The depression proved less grim for urban India because of falling prices. Those with fixed income, say town-dwelling landowners, यानी जितने भी लोग थे उस समय पे जो एक एलाइट की कैटेगरी में आते थे, उसमें उन लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी दे वर हैविंग देयर फिक्स्ड इनकम. तो भाई काम हो ना हो इनकम तो आनी ही आनी है. नाउ फाउंड देमसेल्व्स बेटर ऑफ. Everything cost less. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industry under the pressure of nationalist opinion. ठीक है. नाउ हाउ, अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन आ गया, जो एरा रहा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी रहा क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो थी वो डेप्टनेस में चली गई. लेकिन अब वापस से इसको रीबिल्ड कैसे किया गया? The Second World War started 1939 and continued up to 1945. अब यहीं पर जब 29 to 30 के बीच में जब डिप्रेशन आया तो उसके बाद सीधे जाके जब यहाँ पर चीज़ें नॉर्मली हो रही थी तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, जो 39 में स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला. तो जितने भी एलाइज थे लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड द यूएसए, और जितने भी एक्सेस पावर थे लाइक जर्मनी, इटली एंड जापान, वंस अगेन डेट एंड डिस्ट्रक्शन वॉज एनॉर्मस. वापस से वही सारी चीज़ें होने लग गई. डेट, डिस्ट्रक्शन, रिडक्शन, एग्रीकल्चर पूरे प्राइजेस डाउन, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, पावर्टी में पूरे लोग जी रहे हैं. At least 60 million people, about 3% of the world's 1939 population, are believed to have been killed directly or indirectly as a result of war. ठीक है. Millions more were injured. मतलब जितने लोग मारे गए उससे ज़्यादा लोग क्या करे गए? इंजर्ड करे गए.
Many more civilians than soldiers died from the war-related causes. Vast parts of Europe and Asia were devastated and several cities were devastated by the aerial bombardment. जो हिरोशिमा नागासाकी में bombarding हुई थी वो Second World War का ही एक cause था. The war caused an immense amount of economic devastation and social disruption. Reconstruction promised to be long and very much difficult. नाउ किस तरीके से अब इस वार का सेटलमेंट हुआ? The aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. तो यहाँ पर अब जितने भी लोग थे, जो गवर्नमेंट थी, तो वो ये सोचने लग गई कि वार में इतना ज़्यादा जब नुकसान होता है हर चीज़ को लेके, तो क्यों ना हम कुछ पॉलिसीज़ बना दें जिससे कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ना फॉल भी नहीं होंगी और एम्प्लॉयमेंट भी कंटिन्यू रहेगा. डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जितना मोस्ट पॉसिबली हम प्रयास कर सकते हैं. Its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. अब ये एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई जो ब्रेटन वुड्स में बनाई गई न्यू हेमिस्फीयर यूएसए इन दी जुलाई 1944. द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्यों? टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन. जितने भी एक्स्ट्रा सरप्लस हो रहा है और जितना भी डेफिसिट सरप्लस हो रहा है उसको हम किस तरीके से बैलेंस करके रखेंगे, मेन काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये था देखना. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक. तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक को सेट किया जाता है जिसका मेन काम ये था देखना रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, was set up to finance post war reconstruction. जो भी कंट्रीज़ हैं वार कर रही हैं, ये देखना कि उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसा लगेगा, किस तरीके से लगेगा और क्या क्या इसके इफेक्ट्स एंड कॉजेस हो सकते हैं. द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर referred to as the Bretton Woods institution, or you can also say the Bretton Woods twins. The post-war international economic system is also often described as the Bretton Woods system. ठीक, अब जो IMF और वर्ल्ड बैंक है commenced फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947. तो उन्होंने फाइनली जब ऑपरेशंस अपने स्टार्ट किए वो ईयर था 1947. Decision making in these institutions is controlled by the Western industrial power. जब याद है चाइना तो एक तरफ हो गया था, पूरा का पूरा जो ट्रेड था वो कहाँ चला गया था, वेस्ट में, और वेस्ट में क्या था हमारा यूरोप, यूएसए, ये सारी चीज़ें थी. तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो अब ऑब्वियसली वार भी यही लोग कर रहे हैं तो डिसीजंस भी यही लोग लेंगे, तो पूरा का पूरा जो अथॉरिटी थी वो वेस्टर्न सेंट्रल पावर्स के अंडर थी. The US has an effective right, or you can say the veto power over the IMF and the bank's decision. ठीक. The international monetary system is a system linking national currencies and monetary system. तो यहाँ पर मेनली जो नेशनल करेंसीज जितनी भी कंट्रीज़ की चल रही हैं उसको मॉनिटर करना है और पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से मनी वाइज चलाना है, मेन मोटिव इनका ये था. द ब्रेटन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. तो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बना दी गई थी जो कि किससे कंपेयर होती थी उस टाइम पे, गोल्ड से. ठीक है. इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपी वॉज पेग्ड to a dollar at a fixed exchange rate. The dollar itself was anchored to gold at the fixed price. ठीक है, तो डॉलर को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया था और उसी डॉलर से सारी करेंसीज को गवर्न किया जाएगा या यू कैन से मॉनिटर किया जाएगा. The Bretton Woods system brought immense trade and incomes for the Western industrial nations and also the Japan. Annual growth की हम बात करें was recorded at an average of 8% between 1950s and 1970s and incomes at nearly 5%. The period was witnessed worldwide spread of technology and the enterprise. तो ये जब IMF और वर्ल्ड बैंक को सेट किया गया
तो यहाँ पर ग्रोथ ही दिखी, अदर कंट्रीज़ में भी, स्पेशली जापान में। तो यहाँ पर इसको क्या बोला गया कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी वाइज और एंटरप्राइज वाइज ये पूरा का पूरा वास्ट और एक अच्छा डिसीजन उस टाइम तक रहा। Developing countries invested vast amounts of capital, improving industrial plant and equipment featuring modern technology. Now, the decolonization and the independence. 1950s, the Bretton Woods institutions began to shift their attentions more towards the developing countries. अब यहाँ पर ब्रेटन वुड्स ने क्या करना स्टार्ट किया, अब जितना भी उनका इंटरेस्ट है, कहाँ से इनको पैसा और आ सकता है, ऑब्वियसली फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, तो उन कंट्रीज़ पे अपना फोकस दिखाना ज़्यादा से ज़्यादा चालू किया. As colonies, many of the less developed regions of the world has been part of the Western empires. Now, ironically, as newly independent countries facing urgent pressures to lift their populations out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by the formal colonial power. नाउ अब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर लोगों को लग रहा था, जहाँ के लोगों को ये था कि हम पावर्टी में जी रहे हैं या हम इस तरीके से नहीं जी सकते, अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने को कुछ नहीं है, लाइवलीहुड सेट नहीं है, तो ऐसी कंट्रीज़ किसके इन्फ्लुएंस में आ जाती थी, क्या जो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग हैं, तो ये अपने ऐसी ऐसी कॉलोनीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती थी वो ऐसी ऐसी कॉलोनीज़ को अपने अंडर ले लेती थी, सो दैट दे यूज़ टू गेट लॉट ऑफ पावर्स, क्योंकि अब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो ऐसे इन्फ्लुएंस में आ जाती थी जो मेनली पहले कॉलोनियल पावर्स के तौर पे आती थी, जैसे यूरोप ने अफ्रीका को पूरा का पूरा अपने अंडर ले लिया था. Large corporations of other powerful countries often manage to secure rights to exploit developing countries' natural resources cheaply, जैसा कि यूरोप ने अफ्रीका के साथ किया था. जब वहाँ पर रिंडरपेस्ट आया, कैटल प्लेग आया, तो यूरोप ने एक अपॉर्चुनिटी देख ली अफ्रीका में और उनको एज दी स्लेव रखना चालू कर दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लगा दिया. तो ये सारी चीज़ें करी जिसकी वजह से लोग अंडर प्रेशर अब क्या होने लगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंडर आने लगे, बिकॉज दे wanted to live their life, they wanted to eat the food, they wanted to maintain their livelihood. At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth the Western economies experienced in 1950s and 1960s. Therefore, they organized themselves as a group, the group of 77. तो यहाँ पर अब जो जितनी छोटी छोटी कंट्रीज़ थी जिनको लगने लगा कि नहीं हमें इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, हमें अपने तरीके से ही काम करना है, तो इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना लिया जिसे ग्रुप ऑफ 77 कहा गया, जिसमें 77 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बन गया टू डिमांड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज NIEO. By the NIEO, they meant a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer prices for raw materials and better access for their manufactured goods in developed country markets. तो अब यहाँ पर ये कंट्रीज़ क्या चाहती थी कि हमारे पास जो भी सामान है हमारा, नेचुरल हो, मिनरल हो, कोई भी रिसोर्स हो, कुछ भी तरीके की हमारी लाइवलीहुड हो, जैसे भी हमारी लाइवलीहुड हो, हम उसको अपने तरीके से ही जिएंगे रादर देन हम किसी के इन्फ्लुएंस में आएंगे. तो यहाँ पर इन्होंने ग्रुप ऐसा सेट कर लिया जिसको NIEO बोला गया. यहाँ पर दे वॉन्टेड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग टू बी डन बाय देमसेल्व्स सो दैट दे कैन कम्पीट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय देमसेल्व्स ओनली. वो किसी तरीके से नहीं चाहते थे कि यहाँ पर हमें कोई क्या करे, रूल करे. ठीक है. नाउ इसी तरीके से अब जो ब्रेटन वुड्स होता है उसको एंड किया जाता है और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया जाता है. तो 1960s के बाद द US वाज नो लॉन्गर द डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर एज इट हैड बीन फॉर मोर देन 2 डिकेड्स. तो धीरे धीरे जहाँ ये ग्रुप ऑफ 77 फैलने लग गया, हर कंट्रीज इससे इन्फ्लुएंस होने लग गई, तो जहाँ पर ब्रेटन वुड्स सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता था 20 सालों तक, वो पूरा का पूरा वैनिश होता चला गया और एक टाइम पे वैनिश भी हो गया. तो जहाँ US डॉलर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और वीटो पावर मिली थी करेंसी को, वहाँ पर इट हैड नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी. द डॉलर कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द गोल्ड, eventually leading to the collapse of the system of fixed exchange rate and the introduction of a system of floating exchange rates. तो जहाँ पर एक फिक्स्ड प्राइस बना के रखी थी कि भाई
यूरो है, सॉरी करेंसी है यूएस डॉलर है, इसी डॉलर के हिसाब से हम गोल्ड में देखेंगे और इसी गोल्ड को हम बाकी चीज़ों से कंपेयर करेंगे उसी की प्राइस से। जो कंट्रीज इसमें आएंगी वो अच्छी होंगी और जो नहीं आएंगी वो अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी, ये इनका रूल चलता था। तो धीरे से जब और अदर कंट्रीज इसको अपोज करने लग गई तो धीरे धीरे इसकी वीटो पावर कम हुई। तो यहाँ पर अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था उसको हटा के क्या लगा दिया गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बना दी गई। From the mid 1970s, the international financial system also changed. पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। Developing countries were forced to borrow from the Western commercial banks and private lending institutions. This led to periodic debt crisis in the developing world and lower incomes and increased poverty, especially in Africa and Latin America. The Industrial War was also hit by unemployment that began rising from the mid 1970s and remained high until the 1990s. From the late 1970s, MNC also began to shift production operations to low wage Asian countries. अब जितनी बड़ी बड़ी MNCs थी उनके पास पैसा नहीं आ रहा था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में चाहिए होता था, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेज हो गया था। तो अब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने यह दिमाग लगाया कि हम अपना ट्रांजैक्शन उस कंट्रीज़ में करना पसंद करेंगे जहाँ पे हमें लो एंड चीप वेजेस वाले वर्कर्स मिलेंगे। और ये वेजेस वाले वर्कर हमें कहाँ मिल सकते थे, द एशियन कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू गिव। ठीक है, चाइना हैज़ बीन कट ऑफ। अब चाइना तो जो था शुरू से ही अपने आप को उसने 1904 से ही कट कर लिया था, 1904 से। अब हम कहाँ पे आ गए थे, 1949 तक तो हम आ ही गए थे। कट फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रिवॉल्यूशन इन 1949, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप brought many countries back into the fold to the world economy। जहाँ पे उनकी जब इकोनॉमी हिल गई तब यहाँ पे उनका कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ा, दूसरी कंट्रीज़ में। जहाँ पे चाइना एक टाइम पे अपने आप को पूरी तरीके से कट ऑफ करके रख चुका था, अब इनका मेन अट्रैक्शन चाइना हो गया था, क्योंकि वहाँ पे उनको चीप लेबर भी मिल रहा है, हर वो तरीके से चीज़ें मिल रही थी जो एक्चुअली में एक इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए, MNC को सेट करने के लिए इनको चाहिए था। Wages were relatively low in countries like China, thus they became attractive destinations for investment by foreign MNCs competing to capture the world market. The reallocation of industry to low-wage countries stimulated world trade and capital flows. Countries such as India, China and Brazil had undergone rapid economic transformation. तो जहाँ पर MNCs का जो सेटअप था वो जब दूसरी कंट्रीज़ की तौर पे जाने लगा, मेनली द एशियन कंट्रीज़ पे, तो यहाँ पर इन एशियन कंट्रीज़ का भी क्या होने लग गया, इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।